तरह की मेडिसिन खाकर या फिर तरह तरह नमस्कार, हमारा उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ गौरव राजेंद्र। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। सीएम योगी आदित्यनाथ ने प्रयागराज में संगत तट पर जो है बड़े हनुमान मंदिर पहुंचकर मंदिर में पूजा अर्चना की और साथ ही प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि की कामना की। उधर महाकुंभ प्रयागराज 2025 के प्रतीक चिन्ह के अनावरण के मौके पर कार्यक्रम का आयोजन किया गया, जिसमें सीएम योगी आदित्यनाथ ने शिरकत करते हुए प्रतीक चिन्ह का अनावरण किया। साथ ही सीएम योगी ने वेबसाइट kumbh.gov.in और महाकुंभ मेला 2025 की लॉन्चिंग की। केंद्र और राज्य सरकार से जुड़ी हुई संस्थाओं को, स्थानीय प्रशासन और शासन से जुड़े हुए विभिन्न विभागों को मिलकर के इन सभी कार्यों को व्यवस्थित रूप से समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ाना है। स्वच्छता के लिए प्लास्टिक फ्री कुंभ होगा, जीरो लिक्विड डिस्चार्ज के लिए हमें यहां पर फिर से कार्य करना है। मेले का विस्तार करना है और प्रयास होना चाहिए कि मुख्य मुख्य पर्व जो होंगे स्नान के, उस दौरान वीआईपी और वीवीआईपी के प्रोटोकॉल सस्पेंड रहेंगे। यह हम पहले से ही सुनिश्चित करेंगे और इसको हमें हर हाल में लागू करना है। दूसरा, एंटी ड्रोन सिस्टम यहां पे लागू होना चाहिए। EI टूल के माध्यम से सिक्योरिटी एंड सेफ्टी का बेहतर प्रबंधन भी यहां दिखना चाहिए। और सबसे महत्वपूर्ण होता है, जब हम लोग इस प्रकार के किसी बड़े आयोजन के साथ जुड़ते हैं तो उस दौरान एक बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए कि व्यवस्था से जुड़े हुए लोगों का व्यवहार श्रद्धालुओं के साथ कैसा है। जो भी कार्मिक यहां डिप्लॉय किए जाएं, वे सिविलियन हो, विभिन्न संगठनों से जुड़े हुए स्वयंसेवक गण हो या फोर्स से जुड़े हुए हों, यूपी पुलिस के हो, पीएससी के हो, होमगार्ड के हो या अन्य किसी भी विभाग के हों, उनकी काउंसलिंग और उनकी ट्रेनिंग बहुत आवश्यक है। कैसा व्यवहार हमारा होना चाहिए पब्लिक के साथ में, श्रद्धालुओं के साथ में। यहां पे श्रद्धालु आएंगे, उन श्रद्धालुओं के साथ हमारा व्यवहार कैसे होना चाहिए, ये ट्रेनिंग प्रयागराज कुंभ 2019 ने इस मामले में बहुत अच्छा कार्य किया था और मैं उस समय की टीम को धन्यवाद दूंगा कि उन्होंने बहुत अच्छे ढंग से सारे कार्यक्रमों को किया था। आज लोगो जारी हो गया है और मैं चाहूंगा कि सूचना विभाग मेला, प्रयागराज मेला प्राधिकरण के साथ मिलकर के सुनिश्चित करें कि एक तो उत्तर प्रदेश के अंदर हर जिला मुख्यालय पर, हर रेलवे स्टेशन पर, देश के हर एयरपोर्ट पर और अन्य प्राइम लोकेशन पर प्रयागराज महाकुंभ 2025 का ये लोगो अब वहां पर हमें डिस्प्ले करना चाहिए, ये आ जाना चाहिए। पॉजिटिव चर्चा को हम आगे बढ़ाएं, नेगेटिविटी के लिए कोई स्थान नहीं होना चाहिए। याद रखना कि हमारे पास तैयारी 2019 से बड़ी है
बरसात 2019 की तुलना में 1 महीने आगे तक चली है, तो इसका मतलब हमारा कार्य 1 महीने बैक चल रहा है। इसको हमें अतिरिक्त मैन पावर देकर के इसको हमें व्यवस्थित रूप से आगे और समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ा देना है। इसके साथ ही प्रयागराज के अंदर जो मैंने पहले कहा, एक कुंभ का दायरा बढ़ रहा है, काफी दूरी तक जाएगा। हमारा प्रयास होना चाहिए कि जहां पे कुंभ का दायरा जहां जा रहा है वहां पे हम लोग बैरिकेड करें और वहां पे हमारी शेड लगनी चाहिए, टीन शेड लगा करके ऊंचाई को बना लें और आने जाने की ही व्यवस्था करें, क्योंकि फ्रीक्वेंट बाहरी लोगों का या बाहरी किसी भी ऐसे तत्वों का घुसपैठ न हो जो सुरक्षा के लिए किसी के साथ खिलवाड़ कर सके। अभी से हम सुनिश्चित करें स्ट्रीट वेंडर्स, ई रिक्शा, 3 व्हीलर, टैक्सी चालक, अन्य प्राइवेट चालक, ट्रक या अन्य रेस्टोरेंट, होटल में जो कार्मिक हैं, इनकी वेरिफिकेशन, किराएदारों की वेरिफिकेशन की कार्रवाई, ये सुरक्षा की दृष्टि भी से शुरू कर लें। सीसीटीवी कैमरा हमने ऑपरेशन त्रिनेत्र के अंतर्गत सेफ सिटी में यह निजी भागीदारी के माध्यम से भी, लोगों के सहयोग से भी लगाया था, विभिन्न संस्थाओं के सहयोग से भी सीसीटीवी कैमरे हम लोगों ने लगाए थे। हमारा प्रयास होना चाहिए कि ये सभी क्रियाशील होते हुए दिखाई देने चाहिए। रेलवे के साथ, सिविल एविएशन विभाग के साथ में, एनएचएआई के साथ में, भारत सरकार से जुड़ी हुई जितनी भी अन्य संस्थाएं हैं उन सब के साथ भी हमारा एक बेहतर तालमेल रहना चाहिए। मुझे विश्वास है कि हमारे पास अभी समय है, कार्य व्यवस्थित रूप से आगे बढ़ रहा है। टीम प्रयागराज, जो प्रयागराज महाकुंभ के लिए यहां पे अधिकृत की गई है, वह यहां के माननीय जनप्रतिनिधियों के साथ बेहतर संवाद बनाते हुए अखाड़ों के साथ में, संतों के साथ में, आचार्यवाड़ा, काक चौक या तीर्थ पुरोहित, इन सभी के साथ में बेहतर समन्वय बनाते हुए अपने कार्यक्रम को हम लोग समयबद्ध तरीके से कर रहे हैं। और जितने भी बड़े कार्य, कंस्ट्रक्शन के कार्य हो रहे हैं, हमारा प्रयास होना चाहिए कि 10 दिसंबर उसकी डेडलाइन हो। 10 से 15 के बीच में हमारा प्रयास होगा कि हम प्रधानमंत्री जी को यहां आमंत्रित करके कुंभ मेले के लिए उनसे सभी परियोजनाओं का उद्घाटन आदि के बारे में उनके करकमलों से इसको संपन्न करवा करके इसकी शुभारंभ की घोषणा करवा दें। उसकी तैयारी अभी से हमारी होनी चाहिए। लेकिन मैं सभी विभागों से, चाहे वह भारत सरकार के विभाग हो या उत्तर प्रदेश सरकार से जुड़े हुए, उन सबसे मेरा आग्रह होगा कि जो उन्होंने डेडलाइन दी है उस पर उन्हें दिन रात लग करके मैन पावर बढ़ा, क्योंकि इधर पर्व और त्योहार पड़ेंगे। पर्व और त्योहार की बहुत, पर्व और त्योहार आप मनाएं अतिरिक्त मानदेय दे करके, लेकिन हमें व्यवस्थित रूप से इन सभी कार्यों को आगे बढ़ाना पड़ेगा और हर हाल में एक दिव्य और भव्य कुंभ के लिए, क्योंकि पिछली बार 2019 में किए गए प्रयासों का परिणाम था कि यूनेस्को ने प्रयागराज कुंभ को मानवता की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर के रूप में मान्यता दी। हमारा प्रयास होना चाहिए कि फिर इस बार प्रयागराज कुंभ को वैश्विक स्तर पर इसी प्रकार की मान्यता प्राप्त हो। ये हम सब की सामूहिक जिम्मेदारी बनती है और वह टीम वर्क पूरे कुंभ के दौरान यहां दिखनी भी चाहिए, प्रयागराज वासियों के मन में भी दिखनी चाहिए। एक कार्य प्रयागराज के अंदर हो सकता है, क्या प्रयागराज के अंदर हम होम स्टे आदि की व्यवस्था को भी प्रमोट कर सकते हैं? बड़े बड़े इवेंट के दौरान ये चीजें होती हैं, हुई हैं, और अच्छा होगा कि इससे उनकी इनकम भी बढ़ेगी और साथ साथ मैसेज भी जाएगा। अतिथि देवो भव का एक मैसेज भी बहुत बेहतर तरीके से आगे बढ़ सकता है। अगर इसमें कुछ प्रयास हो सकता है तो माननीय जनप्रतिनिधिगण, नगर निगम भी, पर्यटन विभाग भी, स्थानीय प्रशासन भी इसमें अगर प्रयास कर सकेगा तो इसका एक अच्छा वह मैसेज इसका अच्छा होगा। अयोध्या में बहुत अच्छा उसका मैसेज था, वो काशी में
उसके अच्छे मैसेज हुए, अच्छा उसका मैसेज हुआ था। अगर हम कर सकेंगे तो अच्छा होगा। लेकिन ये बैठक आज यहाँ पे मेला प्राधिकरण की दूसरी बैठक हम यहाँ पे मेले के साथ, कुंभ मेले के साथ कर रहे हैं, और अब हमें जल्दी जल्दी इन बैठकों के क्रम को आगे बढ़ाना पड़ेगा, जिससे हम व्यवस्थित रूप से इन सभी इस आयोजन को पूरी भव्यता के साथ संपन्न कर सकें और उत्तर प्रदेश को हम देश और दुनिया के सामने प्रस्तुत कर सकेंगे। मैं फिर सभी विभागों से कहूंगा कि जिनका जो कार्य है वे समयबद्ध तरीके से, गुणवत्तापूर्ण तरीके से उन कार्यों को आगे बढ़ाएंगे। कहीं भी इन दोनों में कोई कंप्रोमाइज नहीं होगा, और अगर कहीं किसी स्तर पर हुआ तो उनकी जवाबदेही भी तय करेंगे। धन्यवाद। उधर लखनऊ में मां भगवती की उपासना के पावन पर्व शारदीय नवरात्रि के शुभ अवसर पर राजभवन में राज्यपाल आनंदीबेन पटेल की उपस्थिति में 9 दिवसीय दुर्गा पूजन और गरबा महोत्सव का आयोजन किया गया, जिसमें उत्तर प्रदेश के कैबिनेट मंत्री स्वतंत्र देव सिंह और नंद गोपाल गुप्ता नंदी भी शामिल हुए। बता दें कि इस मौके पर सभी ने मां दुर्गा के चरणों में नमन किया और आरती के बाद गुजरात के पारंपरिक नवरात्रि गीतों और गरबा गीतों पर जो है श्रद्धालुओं ने उल्लासपूर्वक नृत्य किया। चलिए आगे बढ़ते हैं। यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ से शनिवार को अमेठी के नृशंस हत्याकांड के पीड़ित परिजनों ने जो है भेंट की है। इस दौरान विधायक ऊंचाहार मनोज पांडे भी उपस्थित रहे। तो सीएम योगी से मिले पीड़ित परिजन, जिसकी तस्वीर आपके सामने टेलीविजन स्क्रीन पर है। अमेठी हत्याकांड के पीड़ित परिजन जो है सीएम योगी आदित्यनाथ से मिले हैं, जिसके साथ जो है विधायक मनोज पांडे भी यहां पर उनके साथ मौजूद रहे। उधर दिल्ली के आईसी सेंटर फॉर गवर्नेंस ने सरदार पटेल व्याख्यान का आयोजन किया, जिसमें विदेश मंत्री एस जयशंकर ने शिरकत की। इस मौके पर जयशंकर ने कहा कि सरदार पटेल संयुक्त राष्ट्र के में जाने के खिलाफ थे और उन्होंने जूनागढ़ हैदराबाद के मामले में इसका विरोध किया था। वे इस बात को लेकर बहुत स्पष्ट थे कि भारत को अपने मुद्दों को अन्य शक्तियों के सामने नहीं छोड़ना चाहिए। साथ ही आपको बता दें कि इसी के साथ एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा, आप भी सुनिए। Indeed, for anyone who has studied his life, good and strong governance is naturally associated with him. Now, if I were to pick 2 other characteristics, I think nationalist and realist come readily to mind. And this is not just me. It is the popular image of the Sardar that has remained deep in our consciousness even 74 years after he has passed away. Now, much has been written about him, both directly and with reference to the events and personages of that period. There is a widely held perception that the conventional narrative with which we are all familiar has not done adequate justice to him. That is perhaps attributed to the politics of the era, but I don't want to go into it on this occasion. My hope, I would say even expectation, is that with the passage of time and a more balanced and objective debate in our society, the value of Sardar Patel's multiple contributions would be given the recognition that they truly deserve. Allow me today to essentially focus on some of them and highlight their contemporary relevance. I'm sure all of you would agree with me that it's actually no exaggeration to assert that but for Sardar Patel's leadership, the story of the integration of Indian states in the aftermath of the partition would be very different. Decisions pertaining to Hyderabad, to Junagadh and the Rajputana have all been written about at length. But there are many more that we take for granted because of his efforts. Even today,
his secretary V.P. Menon's account of what happened at that time, I believe is a must read to understand our modern history. And I myself often give that book to young officers who come as trainees because I tell them that it tells you how it really was and how it could have been but for Patel. Equally revealing have been developments in the one state that Sardar Patel was actually not allowed to handle, Jammu and Kashmir. Now we all know how that unfolded. It has taken us much national effort and many sacrifices to rectify those errors subsequently. 8 decades after independence, perhaps the younger generations, and I'm happy to see some of them in the room, the younger generations may not readily appreciate how seriously a third force model was being pushed by the colonial power to ensure a permanent weakening. It was in large measure due to Sardar Patel's legendary firmness and vast negotiating skills that our senior colleagues have spoken about, which ensured that many instruments of accession were signed. But in the handling of Jammu and Kashmir, we created serious problems for ourselves. Problems in national integration, in national security, in diplomacy, and in geostrategy. The foundation that Sardar Patel laid since became the strong edifice of a modern and confident India. But there are lessons from his endeavors which are relevant even now. Foremost among them is that our civilizational ethos does not automatically translate into political coherence and national unity. At various points of our history, internal divisions and selfish agendas have done our country great harm. Indeed, these were traits that the world was readily willing to exploit to its advantage. What Sardar Patel was able to do, and do remarkably, in 1947-48 was to evoke an emotion and an awareness among the states and the rulers towards our nationhood. That is how he could actually bring us all together. Sustaining that spirit is the task that he has bequeathed to all of us, and overcoming many challenges, we have today reached the current stage in our national life. But there are still forces and voices, as there have been in the past, that seek to divide and weaken. They speak of narrower identities, they promote conflicting interests, they advocate divided loyalties. To a point where in India, that has existed virtually as long as human history itself, is again envisaged by some people as a negotiation. In a democratic society, I can understand that there will inevitably be debates and discussions. But these should end up as national understandings and national consensus, and not become a counterpoint to our nationalism. For that very reason, we should be continually committed to strengthening the national spirit and nurturing our integration. History has demonstrated the great cost of mainstreaming divisive politics, especially those centered around vote banks. The real tribute that we can pay to Sardar Patel is to never let our guard down. Friends, all polities are run by institutions and through their established practices. The quality of governance is often a key factor in determining comprehensive national power. At the time of independence, there were serious dilemmas that accompanied the political transition. It is to the credit of Sardar Patel that he stood up strongly for the continuity of our governance, whether it was stability that we experienced in India,
Obviously, a great deal of the credit goes to the national movement, which instilled political awareness deeply among our people. But this venue is particularly appropriate to also recognize how crucial was the role of the bureaucracy in the exercise of nation building after independence. Sardar Patel, more than many of his contemporaries, was a bridge builder between the world of politics and that of civil services. Now, it's not just a question of structures. Contemporary accounts, including many of those who were his political colleagues at that time, reveal how hard Sardar Patel strove to ensure that decisions were not made in silos. And we are all from that world, so we understand that challenge. बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, पर अब वक्त हो चला है डॉक्टर राकेश गुप्ता के साथ हमारे खास कार्यक्रम